नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। सीटेट की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ कंटेंट भी आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें एक में हमने हिस्ट्री डिस्कस किया था एसएसटी का, दूसरे में ज्योग्राफी, तीसरे में पॉलिटी। ठीक, आज फिर हम डिस्कस करेंगे ये क्लास में ज्योग्राफी, उसी के आगे की सीक्वेंस में। तो जुड़ जाइए सभी लोग। और देखो भाई, क्लास अगर पसंद आती है तो शेयर जरूर कर दिया करो, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो कमेंट करके हमें बता दिया करो। उस चीज को हम अगली क्लास में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि ये जो है रिकॉर्डेड क्लास होती है, लाइव नहीं है। इसलिए आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में उस आपके डाउट को इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की तरफ। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिनको समझ में नहीं आया है ये टॉपिक, तो आप समझ जाइए उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ज्योग्राफी में। तो इसलिए ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, जिसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे, अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी ज्योग्राफी अगर अच्छे से समझनी है तो ये जो पहला टॉपिक है, बेसिक टॉपिक, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, बात करते हैं। इससे पहले जो ज्योग्राफी की क्लास हुई है, जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है उसको आप देखिए। उसमें हमने बात की है पूरे सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में, और सौर मंडल में जो पृथ्वी की जगह है, अर्थ है, उसके बारे में हमने बात की है। और पृथ्वी के साथ साथ जो पूरे ग्रह हैं 8, वो ग्रह की बात की। और सन, सूर्य, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का एक मेन सोर्स है एनर्जी का, उसके बारे में हमने बात की। ठीक, कौन कितने दिनों में चक्कर लगाता है, मून्स क्या है, मून क्या है, चंद्रमा क्या है, एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड्स क्या है, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह ये क्या है। ठीक, इन सभी के बारे में हमने बात की है। सैटेलाइट क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट क्या होते हैं यानी कि ग्रह क्या होते हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इमेज लगा के, इमेज के साथ डिस्कस किया है, जिसको आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। गैलेक्सी क्या होता है, ठीक, तारा मंडल क्या होता है, पोल स्टार क्या है, ध्रुव तारा क्या है। प्राचीन समय में इसी को देखकर लोग समय का अनुमान लगाते थे। तो वो सारी चीजें हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो उसको आप प्लीज देखिए, जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है। और फिर भी कोई डाउट रहता है उस क्लास में भी, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उनको इंक्लूड किया जाएगा आपके डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में। तो बिना कोई देरी किए अगला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जो है ग्लोब से रिलेटेड। ग्लोब, ये है ग्लोब। अब ग्लोब है क्या एक्चुअली? तो देखो भाई, पृथ्वी बहुत बड़ी है। पृथ्वी क्या है? बहुत बड़ी है। और पृथ्वी को समझना है तो पृथ्वी के ही आकार, पृथ्वी जैसा एक छोटा रूप हमारे सामने होना चाहिए, जिससे हम पृथ्वी को समझ पाए। हम कॉन्टिनेंट क्या होते हैं वो समझ पाए, महाद्वीप क्या होते हैं वो समझ पाए, ओशियंस क्या है, महासागर क्या है वो समझ पाए हम। ठीक है, पर्वत क्या है ना, चोटियां क्या होती हैं, मैदानी भाग क्या होता है, प्लेन एरिया क्या है, प्लेटो क्या है। तो ये सारी चीजें हमें समझना है। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया समझना है, जो भारत का भौतिक विभाजन है, विश्व का समझना है। तो उसके लिए हमें पृथ्वी जैसा ही एक छोटे रूप में हमारे सामने एक चीज अवेलेबल होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं इसको बोलते हैं दोस्त, ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है, जो हमारी स्टडी को आसान बनाता है। पृथ्वी का एक छोटा रूप है जो हमारी स्टडी को आसान बनाता है। तो देखो क्या लिखा है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है? एक मॉडल है हमारी पूरी पृथ्वी का, जिससे हमें पृथ्वी को समझने में मदद मिलती है। पृथ्वी जो कि आपका वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है और अपने अक्षांशों पर झुकी हुई है, ये सब हमें इससे समझ में आता है। ठीक, तो मिनिएचर फॉर्म, मिनिएचर मतलब एक छोटा रूप। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है, और ये एक पृथ्वी का मॉडल है, जिससे हमें अर्थ को समझने में मदद मिलती है, जिससे हमें अर्थ को समझने में मदद मिलती है। ठीक है भाई, आगे देखो। ग्लोब के बारे में हम बात करें तो कुछ फैक्ट देखें हम, तो देखो भाई, ग्लोब
वेरी कर सकता है साइज में, छोटा ग्लोब भी होता है, आपने मार्केट में देखा होगा, छोटा ग्लोब भी होता है, बड़ा ग्लोब भी होता है, तो ग्लोब वेरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो चीजें हैं वो सभी ग्लोब पे बराबर दिखाई गई हैं। अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। छोटा होगा तो हम उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मान लो कि मैं क्लास में हूं और क्लास में मुझे ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाना है अर्थ के बारे में, तो एक छोटा सा ग्लोब जिसे मैं कैरी कर सकता हूं उसे मैं क्लास में साथ में लेके आऊंगा और पृथ्वी के बारे में बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक, बड़ा होगा तो अब उसे हम कैरी नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए पॉकेट ग्लोब भी होता है, ठीक, बलून जैसा ग्लोब भी होता है, बहुत सारे प्रकार के एनसीईआरटी में आपके ये बताए गए हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये जो ग्लोब है, ये जो ग्लोब है ये कोई फिक्स नहीं होता, इट कैन बी रोटेड द सेम वे एज टॉप स्पाइन और पोटर्स व्हील इज रोटेड, तो बिल्कुल वैसे ही घूमता है ये। ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर होता क्या है, तो यहां जरूरी बातें जो आपको समझने में मदद मिलेगी कि ग्लोब के माध्यम से हम क्या क्या चीज समझ सकते हैं। तो ग्लोब के माध्यम से बेटा हम देखो कंट्रीज के बारे में समझ सकते हैं, जो देश हैं पूरी पृथ्वी पर जितने देश हैं उनके बारे में हमें पता लगता है कौन सा देश कहाँ है, किस जगह पर है, लोकेशन क्या है। कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि महाद्वीप, महाद्वीप के बारे में हमें समझ में आता है ग्लोब के माध्यम से, है ना, कि एशिया महाद्वीप कहाँ है, यूरोप महाद्वीप कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, समझ गए। और उसके साथ साथ फिर ओशियंस के बारे में हमें पता लगता है। तो तीसरी चीज जो हम देख पाते हैं ग्लोब पर वो है महासागर, महासागर, तो जो जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, तो ये हमें देखने को मिलते हैं, आर्कटिक ओशियन हो गया। तो इनका जो करेक्ट साइज है उस साइज हमें पता लगता है ग्लोब के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो अभी तक हमने देखा कि भैया ग्लोब होता क्या है, ग्लोब पर प्रश्न आए हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, तो भाई ग्लोब होता क्या है ये हमें समझ में आ गया। तो कैसे बताएंगे ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है और ये पृथ्वी का एक मॉडल होता है जिसके माध्यम से हमें पृथ्वी को समझने में मदद मिलती है, एकदम रियल फीलिंग आती है कि हम पृथ्वी के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी जैसा मॉडल हमारे पास ग्लोब की फॉर्म में अवेलेबल है। अब ग्लोब पर हम क्या देख पाते हैं, तो देश कौन कौन से देश हैं, है ना, और महाद्वीप कौन कौन से हैं, महासागर कौन कौन से हैं, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां से कहां तक ये फैले हुए हैं, और किस महाद्वीप में कितने देश आते हैं, कौन सा देश किस महाद्वीप में आता है, ये हमें पता लगता है। कौन से महासागर से कौन सा कॉन्टिनेंट कनेक्ट है ना, तो ये सब हमें देखने को मिलता है ग्लोब में। एक्सिस, अक्ष क्या होता है, देखो यहां टर्मिनोलॉजी आपको समझने को मिल रही है। अक्ष क्या होता है, पृथ्वी के दो अक्ष हैं, ठीक है, पृथ्वी जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उत्तरी और दक्षिण दिशा में, तो नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब। अब जो ग्लोब है देखो यहां देखो, यहां देखो, ये जो है ये यहां से एक नीडल फिक्स कर दी गई है, ये नीडल एक फिक्स कर दी गई है सुई, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो एक नीडल है वो फिक्स कर दी गई है ग्लोब में इन अ टिल्टेड मैनर, झुके हुए मैनर में एक सुई डाल दी गई है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, जिसे इसका एक्सिस कहा गया है। ग्लोब की बात कर रहे हैं हम, तो ऊपर का एक्स अक्ष मान लो, नीचे का वाई अक्ष मान लो, एक्स अक्ष उत्तरी दिशा की उत्तर की साइड और वाई अक्ष जो है दक्षिण की साइड। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 pole, जो 2 पॉइंट हैं पृथ्वी पे जिन पॉइंट के जरिए वो नीडल पास होती है, नीडल पास होती है, जैसे ये जो है, तो ये एक पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ठीक है, तो ये दो अक्ष हो गए। एक्सिस किसे बोलेंगे,
जिन दो पॉइंट के बीच से वो नीडल गुजरती है, तो एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया, तो ये हो गया मान लो एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो एक तो उत्तर की दिशा में अक्ष है और दूसरा दक्षिण की दिशा में, तो ये दो एक्सिस कहलाते हैं अर्थ के। इन्हीं एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है, रिवॉल्व होती है, रोटेट करती है, ठीक, समझ गए। अब जो ऊपर वाला है उत्तर की साइड, उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल। यहां मैं बनाता हूं, जैसे अभी मैं समझाने को आपको ऐसे बना देता हूं। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, ठीक है भाई, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, क्योंकि उत्तर की साइड है नॉर्थ पोल, और ये जो है ये दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव, समझ गए। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो इसको वैसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और एक्सिस में देखें तो ये जो टिल्टेड है, झुका हुआ है, इस जिसे आप नीडल समझ रहे हैं, नीडल से आपको समझाया जा रहा है ग्लोब में, ठीक है। तो एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल, जो ग्लोब है वो नीडल के चारों तरफ मूव करता है, जो ग्लोब है जो बीच में नीडल डाली गई है उसके चारों तरफ मूव करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो किस दिशा से किस दिशा की तरफ मूव करती है पृथ्वी, तो ये हो गया नॉर्थ साइड, ये हो गया साउथ, और ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये जो पृथ्वी है ये कैसे मूव करेगी, कैसे मूव करेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। जो अब ग्लोब में तो हम नीडल का एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, पर आप ये मत समझना कि रियल की जो पृथ्वी है उसमें भी कोई नीडल डली हुई है और उसी नीडल के आसपास, नीडल के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी घूमती है। ऐसा रियल पृथ्वी में कोई नीडल नहीं है, ये तो ग्लोब से आपको पृथ्वी के बारे में समझाने के लिए ये नीडल डाल के बताया गया है, क्योंकि जो ग्लोब है उसमें तो एक नीडल ही पड़ी है और उसके आसपास वो घूमता है, समझ गए। लेकिन रियल पृथ्वी में ऐसी कोई नीडल नहीं है, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, और रियल पृथ्वी जो है अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, रोटेट है ना, रोटेट करती है। विच इज एन इमेजनरी लाइन, जो कि रियल पृथ्वी में एक इमेजनरी काल्पनिक लाइन है, ऐसा कोई रियल में ग्लोब की तरह नीडल नहीं पड़ा है रियल पृथ्वी में, ठीक है। ये देख लो आप, यहां देखो, देखो ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, ठीक है। तो इसको बोला है नॉर्थ पोल, अभी मैंने आपको बताया। तो ये जब वो वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये है नॉर्थ पोल, और इसके सेंटर में ये ऐसे है, ठीक है, और ये है साउदर्न पोल। तो नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, मैंने बताया आपको उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक, समझ गए। चलो आगे देखो, another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. अब एक इमेजिनरी लाइन पृथ्वी पर होती है तो इसको आप ऐसे समझो, देखो ये अर्थ है, और अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन दो बराबर भागों में बांटती है, जैसे यहां से ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा, जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। इस काल्पनिक रेखा को ही कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है इस काल्पनिक रेखा को, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक।
ये जो लाइन है वो पूरी पृथ्वी को बराबर दो भागों में डिवाइड करती है और ये लाइन एक काल्पनिक रेखा है। पास रियल में पृथ्वी पर ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसे भूगोलविद ने, ज्योग्राफर ने स्टडी आसान करने के लिए इमेजिन किया है, ड्रॉ किया है। अब ये जो लाइन है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है और ये इक्वेटर है कौन क्या चीज, तो ये लैटिट्यूड्स हैं, आगे हम देखेंगे। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, लैटिट्यूड अक्षांश। अब अक्षांश होते क्या हैं तो समझ जाओ। पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पूर्व की दिशा में या इसका अपोजिट, या पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पश्चिम की दिशा में जो काल्पनिक रेखाएं, जो काल्पनिक रेखा खींची जाती हैं, रेखा खींची जाती हैं, उन्हें ही अक्षांश रेखा कहा जाता है, यानी कि लैटिट्यूड अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप देख लो, पृथ्वी का ये वाला हिस्सा नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये पूर्व, वेस्ट ईस्ट। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींच दो लाइन या पूर्व से पश्चिम की ओर खींच दो, बात तो एक ही है। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो लाइन इमेजिनरी ड्रॉ की जाती हैं उन्हें ही हम अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक, और ये जो बीच में लाइन, बीच में जो अक्षांशीय रेखा खींची गई है, ऐसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है, उसको नाम दे दिया है, उस अक्षांश रेखा को इक्वेटर, भूमध्य रेखा। समझ गए? तो वही चीज बोली गई है कि एक और जो इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब पर है, डिवाइड्स करती है ग्लोब को दो बराबर भागों में, इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। समझ गए? अब यहां देखो आप, ये नॉर्थ से इतना हिस्सा, यहां से लेके इतना हिस्सा, इसे कहते हैं क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसे कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से ऊपर का पूरा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से नीचे तक का पूरा हिस्सा, ये यहां तक, ये पूरा हिस्सा कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए भाई? आई होप यहां तक क्लियर है। पृथ्वी, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देती है, उसे कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर क्या है? अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा क्यों है? क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ होती है। इसके अलावा और भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, अभी हम देखेंगे। ये मेन लाइन याद रखो जो आपको पहले बताया जा रहा है। ठीक, आगे, तो ऊपर का भी बराबर का आधा हिस्सा होता है पृथ्वी का, और नीचे का भी, दोनों हिस्से बराबर होते हैं, बस यही बताया गया है। अब यहां देखो आप, ये जो अक्षांश रेखा है, तो हर डिग्री पर एक लाइन होती है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इक्वेटर के सेंटर से इसका जो कोण है
वो 0 का बनेगा, इसलिए इसको 0 डिग्री बोल रहे हैं। साथ ही साथ और भी लाइन होती हैं, लेकिन कुछ खास लाइन आपको याद रखनी है। वैसे तो 0 डिग्री से 1 डिग्री जाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएंगे तो दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस प्रकार ये वाला है 90 डिग्री अक्षांश और ये भी नीचे है 90 डिग्री साउथ। समझ गए? तो यहां देखो कुछ और लाइन जो जरूरी है आपके लिए, जैसे एक और लाइन होती है यहाँ पे, इसे जैसे ये 0 डिग्री है तो ये वाली लाइन होगी 23.5 डिग्री। अब क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ की साइड है ये लाइन, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉर्थ, तो उत्तरी साइड में 23.5 डिग्री है ना। और एक और लाइन होती है यहाँ पे, उसकी डिग्री होती है 66.5 डिग्री, और ये भी नॉर्थ में है तो एन लिख दिया। ठीक, अब ये डिग्री का क्या मतलब है, तो 0 डिग्री पर तो यहाँ इक्वेटर के सेंटर से इसका जो कोण है वो 0 का ही बन रहा है, लेकिन ये 23.5 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, तो यहां देखो एक और दूसरा कलर चेंज कर, ये जो है ये वाला जो कोण है ये 23.5 डिग्री का बनेगा, इसलिए इसे 23.5 डिग्री लाइन बोल रहे हैं। और ठीक ये वाला कोण देखें हम, ये वाला कोण, तो ये वाला बनेगा 66.5 डिग्री का, इसलिए 66.5 डिग्री बोल रहे हैं। और एक होता है जैसे ये, तो यहाँ तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसको 90 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ ऐसे ही नीचे होंगे, तो नीचे जो लाइन है एक होगी 23.5 डिग्री, क्योंकि ये साउथ की साइड है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो एस लिखेंगे। और एक और लाइन होगी नीचे 66.5 डिग्री पर, क्योंकि ये साउथ की साइड है तो एस लिखेंगे। अब इनका नामकरण कर देते हैं। बीच वाली लाइन का तो नामकरण कर दिया हमने इक्वेटर भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ सॉरी कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसको बोलते हैं इधर 23.5 डिग्री को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। ठीक है, अब 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल यानी कि आर्कटिक वृत्त। और इसको बोलते हैं क्या, अंटार्कटिक सर्किल यानी कि अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। और क्या याद रखने हैं, दो लैटिट्यूड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, वो पैरेलल चलती हैं। तो यहां ध्यान रखेंगे, कोई भी दो अक्षांश रेखाएं, रेखा हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये लिखा है देखो, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, एक दूसरे को लाइन क्रॉस नहीं करेंगी। भाई ये लाइन है, अगली ऐसे आएगी, अगली ऐसे, अगली ऐसे, अगली ऐसे, तो क्या ये क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। इक्वेटर 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने बात कर ली, क्योंकि कोण जो बनता है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4, वो तो सही है। जैसे ये हमने बात की, तो इक्वेटर के पॉइंट से ये 1/4 हो गया, एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा, तो 1/4 होता है 1/4, और उसे डिग्री दी जाती है 90 डिग्री, और यहाँ नीचे भी 90 डिग्री, और टोटल 90 90 90 90, और ये टोटल हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, 90 90 90 90, समझ गए? अब नॉर्थ की तरफ, सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के उत्तरी ध्रुव की तरफ जो पैरेलल्स होते हैं उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश। और जो साउथ नीचे की तरफ जो पैरेलल्स होते हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये और बीच में इक्वेटर हो गया, इक्वेटर से नीचे दक्षिणी अक्षांश, और इक्वेटर के ऊपर
उत्तरी अक्षांश, ठीक है, क्योंकि उत्तर की साइड है। अब इंपोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि मुख्य समानांतर रेखाएं, मुख्य समानांतर अक्षांशीय रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आप और देख लो, ठीक है। तो ये बीच वाली लाइन हो जाती है इक्वेटर, और ये वाली लाइन है आपकी, और एक ये लाइन है आपकी, ठीक है, ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन, ठीक। तो ये है आपकी 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक, और ये 23.5 डिग्री साउथ, और ये 66.5 डिग्री साउथ, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहां देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, ये मान लो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5, ये वाली, आर्कटिक सर्किल 66.5, ये वाला, अंटार्कटिक सर्किल 66.5 साउथ, ये वाला। समझ गए? क्लियर है? आई होप क्लियर है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर। चलो इधर देखो, ये पृथ्वी का दिखाया गया है, इधर सन की ये किरणें हैं जो डायरेक्ट पड़ रही हैं पृथ्वी पर। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ती हैं सूर्य की किरणें। तो ये वाला हिस्सा सबसे गर्म होता है, इसलिए इसको टॉरिड जोन कहते हैं, वो है ना, गर्म होता है ये हिस्सा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की डायरेक्ट किरणें इस पृथ्वी के, सॉरी, सूर्य की डायरेक्ट किरणें पृथ्वी के इस हिस्से पर पड़ती हैं। अब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो सूर्य के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा आता है वहां ज्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। तो ये हीट जोन होती हैं पृथ्वी की। तो ध्यान रखना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इतने हिस्सा जो है ये सबसे गर्म होता है, सबसे गर्म होता है। बारिश भी यहाँ सबसे ज्यादा है क्योंकि गर्मी ज्यादा है, और पेड़ यहाँ पे सदाबहार वन देखने को मिलते हैं क्योंकि वो कभी सूखते नहीं है। एवरग्रीन फॉरेस्ट इस एरिया में पूरे में जो भी देश आते हैं, ठीक है, समझ गए? अब ये लॉन्गिट्यूड देख लो, लैटिट्यूड तो हमने देखा ये वाली लाइन, और लॉन्गिट्यूड होती है ये वाली लाइन, ठीक है। तो पृथ्वी पर ये अर्थ है, अर्थ पर ऐसे जो लाइन खींची जाती है, जैसे ये 0 डिग्री, इसे प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। इसी को इंटरनेशनल टाइमलाइन बोला जाता है, इंटरनेशनल टाइमलाइन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो आपका नॉर्थ से साउथ जो लाइन ड्रॉ होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं देशांतर, देशांतर रेखा, ठीक है, समझ गए? तो ये जो पृथ्वी को एग्जैक्ट बीच में से जो लाइन जा रही है नॉर्थ से साउथ, तो वो लॉन्गिट्यूड है। तो लेटीट्यूड का मतलब लेटी हुई लाइन, और लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन की खास बात ये है कि जैसे लेटीट्यूड हमने देखे वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, लेकिन प्राइम मेरिडियन वाली लाइन समानांतर नहीं होती, वो एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं और एक ही पॉइंट पर खत्म होती हैं, एक ही पॉइंट पर शुरू होती हैं, एक ही पॉइंट पर खत्म होती हैं। ये ध्यान रखना, आप समझ गए, इस तरीके से होती है, ठीक। तो ये मैंने बेसिक बताया आपको, बाकी इसका आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। और ये देशांतर के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में देखा, अगली वीडियो में हम इसको फाइनल कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।